क्लास 12th बच्चों, समाजशास्त्र में हमारा लेसन चल रहा था जनसंपर्क साधन और जनसंचार। तो इसमें कल हमने पढ़ा था भारत के आधुनिकीकरण में संचार की भूमिका। तो इसके अंतर्गत कुछ हमारे पॉइंट्स थे, तो उन्हीं पॉइंट्स को आज फिर से दोहरा दे रहे हैं। पहला था हमारा ज्ञान एवं सूचना का प्रसार, और दूसरा पॉइंट था शिक्षा, तीसरा था जनमत का निर्माण, चौथा था सांस्कृतिक सहमति बनाए रखना, और पांचवा था जन परियोजना, छठा था सामाजिक आलोचना, सातवां था नैराश्य की निकासी, और आठवां था विज्ञापन एवं उपभोगवाद, नौवां था मनोरंजन, खेल और कला, और 10वां पॉइंट था हमारा सामाजिक परिवर्तन को सुगम बनाना, और 11वां था सामाजिक एकीकरण, और 12वां और लास्ट पॉइंट था जनसंचार के माध्यम एवं आधुनिक सरकार। और आज का हमारा टॉपिक है अशिक्षित समाजों में संचार की समस्याएं। तो आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि जो अशिक्षित समाज में है वहाँ संचार स्वयं एक क्या है, समस्या माना जाता है, और इस समस्या का प्रमुख कारण अशिक्षा के कारण है, क्योंकि विचारों का जब आदान प्रदान के लिए प्रत्यक्ष संपर्क का होना क्या है, अनिवार्य है। और जब प्रत्यक्ष संपर्क हेतु एक तो समय अधिक उसमें लगता है, और दूसरा इसके लिए धन भी अधिक खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए क्या है कि अशिक्षित समाजों में किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सरकार द्वारा समर्थन जुटाना क्या होता है, कठिन हो जाता है। तो जनसंचार के माध्यमों के अभाव के कारण सरकार न तो बड़े पैमाने पर जनमत का निर्माण कर पाती है, और न ही अधिकांश लोगों को अपनी नीतियों के बारे में अवगत करा सकती है। तो इसके लिए क्या है, अशिक्षित समाजों में प्रिंट मीडिया इससे पहले आप लोगों को बता चुके थे। तो जो प्रिंट मीडिया है इसमें समाचार पत्र पत्रिकाएं जो हैं ये सब आते हैं। तो ये समाचार पत्र पत्रिकाएं ये क्या होती हैं, उसमें निरर्थक हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग तो अशिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो न तो उनका बड़े पैमाने पर प्रकाशन होता है, और न ही जनता में उनका प्रयोग करने की क्षमता होती है। तो इसमें रेडियो एवं फिल्मों द्वारा ऐसे समाजों में जनमत निर्माण किया जा सकता है, लेकिन अशिक्षित जनता तक सही संदेशों को पहुंचाना अपने आप में क्या है, बहुत ही गंभीर चुनौती है। क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति को तो समझाया जा सकता है, और जो अशिक्षित हैं उनको समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो उसमें हमको कौन कौन सी समस्याएं सामने आती हैं। तो उसमें पहली समस्या हमारा है कि अशिक्षित समाजों में
केवल प्रत्यक्ष संचार क्या है, संभव है। इसमें विभिन्न समुदायों में विचारों का आदान प्रदान तथा अंतःक्रिया काफ़ी सीमित हो सकती हैं। और दूसरा हमारा इसका पॉइंट है कि अशिक्षित समाजों में जो सीमित संचार के परिणाम जो हैं, उन परिणामों के स्वरूप राजनीतिक संस्कृति का विकास नहीं हो पाता। और राजनीतिक संस्कृति के विकास हेतु यह आवश्यकता होती है कि वह संचार के माध्यमों द्वारा ही बनाया जा सकता है। अशिक्षित समाजों में इनका अभाव प्रजा सहभागी संस्कृति के निर्माण का एक प्रमुख कारण या बाधा उत्पन्न हो जाती है। फिर तीसरा है, अशिक्षित समाजों में सीमित स्तर पर होने वाला संचार समाज के खंडात्मक विभाजन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो इस प्रकार के समाजों में राष्ट्रीयता की भावना एवं राष्ट्र निर्माण अधिक नहीं हो पाता तथा राजनीतिक संकीर्णता जो है वो राष्ट्रीय एकीकरण में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है। फिर चौथा हमारा है कि अशिक्षित समाजों में संचार से संबंधित एक और समस्या जो है स्थानीय समुदाय के प्रति लगाव की है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय हितों की अवहेलना होती है। और पांचवा है, अशिक्षित समाजों में किसी भी राजनीतिक दल के लिए व्यापक आधार प्राप्त करना कठिन कार्य होता है। इसलिए राजनीतिक क्रिया सीमित होती है तथा राजनीतिक दल भी संकीर्णता की भावना से ऊपर उठ नहीं पाता। और छठवां है, अशिक्षित समाजों में संचार के माध्यमों का अभाव राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता को भी प्रभावित करता है। इसके प्रति वैधता उस सीमा तक विकसित नहीं हो पाती जिस सीमा तक शिक्षित समाजों में प्रचार के माध्यम सरलता से विकसित हो जाते हैं। फिर सातवां हमारा है कि अशिक्षित समाजों में राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण एवं राजनीतिक विकास में संचार की भूमिका सीमित होती है। और आठवां पॉइंट है, अशिक्षित समाजों में प्रादेशिकता, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाई भतीजावाद, ये सब समस्याएं स्वतंत्र जनमत के अभाव हैं और कई बार गंभीर रूप भी ग्रहण कर लेती हैं। जनसंचार के स्वस्थ माध्यमों का न होना सरकार को इन समस्याओं के समाधान में अक्षम बना देता है। तो ये हमारा हो गया है। और अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनके बारे में आप लोगों को अलग से बताएं। जैसे जनसंचार। जनसंचार क्या है? जनसंचार से इसका मतलब यह है कि विस्तृत क्षेत्र में एक साथ स्थापित होने वाला संपर्क। जनसंचार का अर्थ है कि विस्तृत क्षेत्र में एक साथ स्थापित होने वाला संपर्क। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे कि जनसंचार विचारों एवं भावनाओं के आदान प्रदान को की उस क्रिया से है जिसके अंतर्गत कोई संचारकर्ता एक ही समय में विस्तृत क्षेत्र में फैले श्रोताओं या दर्शकों से संपर्क स्थापित कर लेता है। फिर हमारा है
प्रिंट मीडिया या मुद्रण माध्यम। तो प्रिंट मीडिया या मुद्रण माध्यम जो है यह जनसंपर्क के उन साधनों से है जिनमें मुद्रित सामग्री के माध्यम से व्यापक क्षेत्र में विचारों का प्रसार होता है। समाचार पत्र मुद्रण माध्यम का सर्वोत्तम उदाहरण है। फिर आपका है जनवाद। जनवाद से मतलब है कि जनवाद उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से सूचनाएं अनेक व्यक्तियों तक पहुंचाई जाती हैं। फिर दृश्य सामग्री जनसंचार के उन समस्त साधनों को दृश्य सामग्री के रूप में जाना जाता है जिन्हें देखकर अभीष्ट सूचना या जानकारी प्राप्त की जाती है या प्रदान की जाती है। फिर श्रव्य सामग्री जनसंचार के उन समस्त साधनों को श्रव्य सामग्री के रूप में जाना जाता है जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान शब्दों के माध्यम से अर्थात सुनकर किया जाता है। तो ये जो इसमें आपके नए वो थे मेन पॉइंट जो थे इसके जो इस लेसन में हमारे आए थे उनके बारे में भी आपको बता दिया कि जनसंचार किसे कहा जाता है और प्रिंट मीडिया या मुद्रण क्या है, जनवाद क्या है, जनसंवाद, दृश्य सामग्री और अब आप लोगों को इस पाठ का संक्षिप्तीकरण मतलब सारांश जो है इसको बता देते हैं। संचार की प्रक्रिया के अभाव में सामाजिक जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते। संचार की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है कि सभी तरीकों, साधनों और क्रियाओं से होता है जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति या समूह किसी अन्य या व्यक्ति समूह को अपने विचारों एवं भावनाओं से अवगत कराता है। फिर है जन विचारक और भावनाओं के आदान प्रदान करने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई संचारकर्ता एक ही समय में सुदूर फैले जनसमूहों को संदेश पहुंचा सकता है। जनसंचार के मुख्य माध्यम क्या हैं? प्रिंट मीडिया, रेडियो, चलचित्र, टेलीविज़न और वर्तमान में मोबाइल, इंटरनेट, ये सब जनसंचार के साधनों में सम्मिलित किए जाते हैं। फिर वर्तमान में जनसंचार के माध्यम जो हैं अत्यधिक विकसित तथा अनेक विशिष्टताओं से युक्त भी हैं। ये उच्च तकनीकी या पर आधारित हैं तथा समाज के हर वर्ग के लिए ये उपयोगी हैं। क्यों कि ये व्यापक क्षेत्र से संबद्ध हैं तथा उनके अनेक प्रकार हैं। जनसंचार के माध्यम जो हैं औपचारिक संगठन के रूप में कार्य करते हैं तथा इनके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के परिणाम सामने आते हैं। इनके दोनों प्रकार के परिणाम जो हैं वो सामने आते हैं। फिर है मास मीडिया जनसंचार के संस्थागत रूप का प्रारंभ छापे खाने के आविष्कार से हुआ था। आधुनिक प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्रण कार्यों को सर्वप्रथम सन 1440 में यूरोप में प्रारंभ किया गया। छपाई करने को तकनीकी रूप देने का श्रेय जोहान गुटेनबर्ग को है, जिसने प्रिंट मशीन का आविष्कार किया और भारत में प्रिंट मीडिया का विकास
समाज सुधारक आंदोलनों तथा राष्ट्रवादी आंदोलनों के दौरान हुआ। ब्रिटिश शासनकाल में जनसंख्या के माध्यम केवल समाचार पत्र पत्रिकाएं, फिल्में तथा रेडियो ही थे। रेडियो भी स्वतंत्र नहीं था, बल्कि सरकारी स्वामित्व में था। इस काल में पत्र पत्रिकाएं तथा फिल्में कहने के लिए स्वतंत्र थीं, लेकिन स्वायत्तता संपन्न थीं, परंतु व्यवहार में इन पर ब्रिटिश सरकार के अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे। फिर स्वतंत्र भारत में मीडिया के विकास एवं प्रसार के प्रति सरकार ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया। देश के प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि मास मीडिया को लोकतंत्र में पहरेदार की व्यावहारिक भूमिका निभानी चाहिए। इस काल में संचार माध्यमों को जनता के हृदय में आत्मनिर्भरता तथा राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और स्वतंत्र भारत में मुख्य रूप से रेडियो, टेलीविज़न तथा प्रिंट मीडिया पर ध्यान दिया गया। रेडियो तथा प्रिंट मीडिया को तो पर्याप्त विकास हुआ, लेकिन टेलीविज़न का अधिक विकास नहीं हुआ। टेलीविज़न का विकास एक विस्तार 1980 के दशक से निरंतर बढ़ता गया। फिर संचार के क्षेत्र में होने वाली जो क्रांति तथा भूमंडलीकरण में इसमें घनिष्ठ संबंध होता है। भूमंडलीकरण के दौर में मीडिया उद्योग के क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन भी हुए। मीडिया उद्योग अब राष्ट्रीय बाज़ारों तक सीमित नहीं है। यह जो है इसका क्षेत्र जो भूमंडलीय बाज़ारों तक विस्तृत हो गया, और इसके अतिरिक्त मीडिया के विभिन्न रूप अब अलग अलग नहीं रहे। ये आपस में घनिष्ठ रूप से संबद्ध हो गए, और यह परिवर्तन नवीन प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम से हुआ। फिर भूमंडलीयकरण के दौर में प्रिंट मीडिया का मुख्य रूप से समाचार पत्र ही था, लेकिन समाचार पत्रों को जनसंचार के अन्य साधनों से क्या करना पड़ा, कड़ा मुकाबला करना पड़ा, और इस मुकाबले में टिके रहने के लिए समाचार पत्रों ने अपनी रणनीति क्या की, बदल दी, तथा समाचार पत्रों में वाणिज्यीकरण कर दिया गया। और अब क्या है, समाचार पत्रों की कीमत जो है वह घटा भी दी गई। जब उन्हें आकर्षक रूप देकर विज्ञापनों का एक मुख्य साधन बना दिया गया, तो साक्षरता में वृद्धि होने लगी, और उन्हें आकर्षक रूप देकर विज्ञापनों का एक मुख्य साधन बन गया। तो जब उसमें समाचारों में वृद्धि होने लगी, तो समाचार पत्रों को पढ़ने वालों की संख्या भी क्या हो गई, बढ़ गई, और समाचार पत्र ने अपनी पाठ्य सामग्री को विविधतापूर्ण जो है बना दिया, तथा सभी बातों को रुचि एवं आवश्यकता को पूरा किया जा रहा था उसमें। फिर उसके बाद भूमंडलीकरण के दौर में टेलीविज़न का भी भरपूर विकास हुआ। अब टेलीविज़न प्रसारणों का भूमंडलीकरण हो गया है। अब विदेशी चैनलों को भी भरमार हो गई है, विदेशी चैनल भी आने लगे। तो उन्होंने अपने प्रसारणों को
स्थानीय रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुसार बना लिया और सभी चैनल 24 घंटे तथा सातों दिन प्रसारण करते हैं। टेलीविज़न का अधिकतम प्रसार हो रहा है और यह सभी क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल उपलब्ध हैं। टीवी के प्रसारणों में भी अत्यधिक विविधता जो है वो आ गई है तथा मामले ज्यों के त्यों रुचि एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा रहा है। टेलीविज़न के प्रसारणों में विज्ञापनों की भरमार है तथा विज्ञापन ही चैनल के आय का मुख्य स्रोत भी हैं। फिर भूमंडलीकरण के दौर में रेडियो के स्तर में भी उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। एफएम चैनलों का जो है युग आ गया है। एफएम चैनल के प्रसारण अपनी लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश में आधुनिकीकरण में जनसंचार के माध्यमों का उल्लेखनीय भूमिका है और इसकी मुख्य भूमिका जो है ज्ञान एवं सूचना का प्रसार करना, शिक्षा का आधुनिकीकरण करना, जनमत का निर्माण करना, सांस्कृतिक सहमति को बनाए रखना और जन परियोजना का कार्य, सामाजिक आलोचना का दायित्व निभाना, नैराश्य निकासी करना, विज्ञापन एवं उत्पादों को बढ़ावा देना, मनोरंजन, खेल एवं कला को प्रोत्साहन देना, ये सब सामाजिक परिवर्तन को सुगम बनाना, सामाजिक एकीकरण को बल देने करना है। सरकारों को इसमें नियंत्रित रखना है। फिर आपका है अशिक्षित समाजों में संचार संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अशिक्षित समाजों में प्रिंट मीडिया अर्थात समाचार पत्रों समस्याओं का सामना है। तो इसमें जो प्रिंट मीडिया है उनको बड़े पैमाने पर इनका प्रकाशन होता है और जनता में उनका प्रयोग करने की क्षमता होती है। रेडियो एवं फिल्मों द्वारा ऐसे समाजों में जनता का निर्माण होता है और अशिक्षित या स्वरूप के संदेशों को पहुंचाने में अपना कार्य गंभीर चुनौती के रूप में अब बच्चों हमारा ये लेसन जो है पाठ जनसंपर्क साधन और जनसंचार ये समाप्त हो गया है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आप लोगों को बता दे रहे हैं। विस्तृत क्वेश्चन में आप लोग लिखिए पहले, संचार से आप क्या समझते हैं? संचार का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषा दीजिए। जनसंचार के एक मुख्य माध्यम प्रिंट मीडिया का सामान्य परिचय दीजिए। और दूसरा प्रश्न है, जनमत से आप क्या समझते हैं? जनसंचार के माध्यमों के मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तथा आधुनिक मास मीडिया के विकास को समझाइए। फिर अगला है, तीसरा प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत में मास मीडिया के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया गया था? इस काल में रेडियो के विकास का विवरण दीजिए।
तथा उसी में लिखना है भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप भारत में टेलीविज़न के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, स्पष्ट कीजिए। फिर अगला प्रश्न, भारत में होने वाले आधुनिकीकरण में जनसंचार की व्यापक भूमिका का विवरण देते हुए भारत में जनसंचार के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। और लास्ट क्वेश्चन इसका विस्तृत में, अशिक्षित समाज में संचार संबंधी समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये तो विस्तृत प्रश्न हो गया आप लोगों का। उसके बाद लघु प्रश्न उसी में से देख लिए। संचार के महत्व को स्पष्ट कीजिए। संचार से क्या आशय है। जनसंचार के एक साधन के रूप में रेडियो का सामान्य परिचय दीजिए। चलचित्र पर टिप्पणी लिखिए। जनसंचार माध्यमों की मुख्य विशेषताएं बताइए। जनसंचार के माध्यमों के सकारात्मक तथा नकारात्मक परिणामों को बताइए। स्वतंत्र भारत में मास मीडिया के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया गया था। सोप ओपेरा से क्या आशय है। वर्तमान समय में विदेशी चैनलों के प्रसारण पर टिप्पणी लिखिए। एफएम चैनलों के प्रसारण पर भी टिप्पणी लिखिए। फिर अति लघु भी बता दे रहे हैं। इस तरह से आते हैं। दैनिक क्रियाकलापों में जनसंचार के साधनों के कुछ मुख्य प्रयोग बताइए। जनसंचार की एक सरल एवं स्पष्ट परिभाषा दीजिए। जनसंचार के मुख्य माध्यम या साधन कौन से हैं। स्पष्ट कीजिए कि जनसंचार के आधुनिक माध्यम उच्च तकनीकी पर आधारित हैं। फिर है, ब्रिटिश काल में भारत में जनसंचार माध्यमों की क्या स्थिति थी। हमारे देश में टेलीविज़न का विस्तार कैसे कब हुआ। भारत में विदेशी टेलीविज़न चैनलों का क्या योगदान रहा। जनसंचार माध्यम जनमत का निर्माण कैसे करते हैं। फिर जनसंचार माध्यमों ने विज्ञापन तथा उपभोगवाद को बढ़ावा दिया कैसे। और अब आ जाइए निश्चित उत्तरीय प्रश्न पर। इसको आप लोग लिख लीजिए अपना। जनसंचार से क्या आशय है। दूसरा, जनसंचार के माध्यमों के मुख्य वर्ग कौन से हैं। फिर जनसंपर्क के साधन के 4 उदाहरण दीजिए। अगला, मुद्रित या प्रिंटेड संचार माध्यमों के मुख्य उदाहरण क्या हैं। जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है। अगला, ईश्वरचंद विद्यासागर ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया। फिर मुंबई से गुजराती प्रेस के अग्रदूत कौन माने जाते हैं। फिर अगला, द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ। अगला, द पायनियर का प्रकाशन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ। फिर अगला, द स्टेट्समैन
का प्रकाशन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ। और 11वां है, भारत में प्रकाशित होने वाले प्रमुख 10 समाचार पत्र कौन कौन से हैं। 12, भारत में रेडियो प्रसारण सबसे पहले कब और कहाँ प्रारंभ हुआ। फिर अगला, टेलीविज़न पर किस प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। अगला, भारत में टेलीविज़न पर हम लोग सोप ओपेरा का प्रसारण कब हुआ। अगला, सैटेलाइट इन्वेशन इन इंडिया, सैटेलाइट इन्वेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। अगला, ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया, ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। फिर द सोशल बैंक ग्राउट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। अगला, कम्युनिकेशन एंड नेशनल बिल्डिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। इंडियन न्यूज़पेपर रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक, इंडियन न्यूज़पेपर रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है। फिर अगला है, इंडियन कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पहले में था आपका इंडियन न्यूज़पेपर है और दूसरे में कम्युनिकेशन है। तो ये निश्चित उत्तरीय प्रश्न हो गए। और अब आपको बहुविकल्पी प्रश्न। जनसंचार है, जनसंचार क्या है, इसका आंसर होगा एक ही समय में व्यापक क्षेत्र में संपर्क होना। फिर दूसरा, जनसंचार का माध्यम का क्या रूप है। तो इसमें मुद्रित संचार माध्यम है, दृश्य श्रव्य संचार माध्यम है, विद्युत संचार माध्यम है। फिर अगला, पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों को जनसंचार का कौन सा माध्यम माना जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे है इसका आंसर मुद्रित माध्यम माना जाता है। फिर चौथा है, जनसंचार माध्यमों ने हमारे जीवन को बनाया, क्या बनाया, जागरूक बनाया, पूरे विश्व से संबंध जोड़ा, मनोरंजन किया। फिर अगला 5वां है, जनसंचार माध्यमों ने सामाजिक परिवर्तन कैसे किया। तो तीव्र एवं व्यापक रूप में किया। फिर अगला है, आधुनिक जनसंचार का प्रारंभ कब हुआ। मुद्रणालय या छापे खाने के विकास के साथ। फिर अगला है, आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए पुस्तकें छापने का कार्य कब हुआ। तो ये सन 1440 में जोहान गुटेनबर्ग ने किया था, जोहान गुटेनबर्ग ने। फिर भारत में रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ हुआ। 1920 के दशक में। भारत टीवी पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक प्रोग्राम क्या था, कौन सा था, हम लोग। जनसंचार के माध्यमों की विशेषता क्या है। तो इसमें है उच्च एवं विकसित तकनीकी पर आधारित है, इसका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है और ये सकारात्मक तथा नकारात्मक परिणाम देता है। फिर भारत में जनसंचार के परिणाम स्वरूप क्या हैं। भारत में जनसंचार के परिणाम क्या हैं। तो इसमें ज्ञान एवं सूचना का इससे प्रसार हुआ, विज्ञापन एवं उपभोगवाद को बढ़ावा मिला, जनमत का निर्माण हुआ और इसमें अनेक परिवर्तन भी
हुए। तो ये हमारा लेसन आज समाप्त हो गया है। जनसंपर्क साधन और जनसंचार, इसको आप लोगों को बता दिया गया है। और फिर आप लोगों से फिर पुनः दोहरा रहे हैं कि जिन बच्चों ने अब तक कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया है, कृपया वह अतिशीघ्र जाकर कॉलेज में प्रवेश ले लें। और जितने बच्चे यह वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, वो लोग अपने सहयोगी साथियों को बता दें कि कॉलेज में जाकर के प्रवेश ले लें और ऑनलाइन क्लासें चलना प्रारंभ हो गई हैं, तो उससे वो लोग भी जुड़ जाएं और अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर दें। क्योंकि अभी कॉलेज में उपस्थित होकर पढ़ाई प्रारंभ होने में हो सकता है कुछ समय लगे। तो ये जो ऑनलाइन क्लासें चलाई जा रही हैं, इसके माध्यम से आप लोग अपनी पढ़ाई को प्रारंभ कर दें। और जो कुछ आप लोगों की समझ में नहीं आता है, उसको पहले भी कहा गया था अप्रैल से कि आप लोग उसको इसी व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकती हैं। तो उसको पुनः दोहराया दिया जाएगा। और बच्चों, समाज शास्त्र में अब आपका थोड़ा और बचा हुआ है, और ये क्वेश्चन आंसर आप लोग अवश्य रेगुलर करती जाइएगा। जब बताया जाता है इसको पूर्ण कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर कर लेने से काफ़ी मदद आप लोगों को मिलेगी। और बुक के लिए हमने आप लोगों से पहले ही कहा था कि राजीव प्रकाशन की बुक आप लोग ले लीजिएगा और उसी बुक से अपना अभ्यास करिएगा, जिससे पढ़ाई में किसी भी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो। और यदि आप लोग प्रवेश नहीं लेंगी तो जुलाई भी अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अगस्त में ही आप लोगों का हो सकता है कि परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि आ जाए। तो जो लोग प्रवेश नहीं लेंगे उनका ट्रेजरी शुल्क जमा नहीं किया जाएगा और वह बोर्ड परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए बच्चों, आप लोग जितना हो सके अतिशीघ्र प्रवेश अपना ले लीजिए और अपने पास पड़ोस, अपने फ्रेंड सर्किल में सबको बता दीजिए कि कक्षा 6 से भी प्रवेश वहाँ पर प्रारंभ हो गया है। उसको भी ले लें सब लोग, जो लेने के इच्छुक हों प्रवेश ले लें, जिससे कक्षा 6 से 11 तक 6, 7, 8, 9 और 11 इनकी भी पढ़ाई ऑनलाइन प्रारंभ करवा दी जाए, क्योंकि अभी इनकी क्लासें ऑनलाइन नहीं चल पा रही हैं। तो इसलिए ये लोग भी अपना प्रवेश लेना प्रारंभ कर दें तो इनकी भी क्लासें शुरू हो जाएंगी। और अब आज के लिए इतना ही। और अगला लेसन जो है हमारा रहेगा सामाजिक आंदोलन। इसको भी आप लोगों को प्रारंभ कर देंगे। और बच्चों, आप लोग अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जिससे
आप लोगों का भविष्य उज्ज्वल हो सके। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।